नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसमें लोकतंत्र वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है और इसके साथ ही ये समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले देखिएगा जो पहले के वीडियोस थे उनमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब बताना है जो कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उनमें कितना अंतर है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही अब देखिए, मैंने क्वेश्चन तो बोल दिया कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार जो है उनके मध्य का अंतर कितने डिग्री है वो आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ में देखिए, अभी जो राजस्थान पुलिस के पेपर हो रहे हैं, अगर आपने वो पेपर देखे हैं और अगर ये किताबें पढ़ी है आपने, ये जो पिछले 8-10 महीने से यहाँ पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड की, आप देख लेना 90% जो जीके का पेपर है वो इन्हीं किताबों में से है। 90%। आपको हर चीज यूं लगेगी ये तो हमने इस किताब के इस चैप्टर में यहां पढ़ी थी, ये हमने यहां पढ़ी थी। इतना ज्यादा पेपर जो है वो आपका इन किताबों में से आ रहा है क्योंकि उसमें जैसे भारत का जीके था, अलग से जो पोर्शन थे उसमें इंडियन जीके में कॉन्स्टिट्यूशन वाले हो गए, या जैसे कुछ ये भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित, अब बेसिक बेसिक चीजें आनी थी उनमें। और फिर अलग से राजस्थान जीके वाला पोर्शन भी था उसमें। तो अब जो खास करके भारत जीके वाले जो क्वेश्चन है लगभग इन किताबों में से ही हैं सारे, लगभग 90% तक। और जिन्होंने एसएसटी वाली टेट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनमें से कई विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट भी है उसमें कि सर ये जो राजस्थान पुलिस के पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए इनमें से। तो ये इसीलिए मैं हमेशा एक चीज आपको कह रहा हूं कि आप एक लंबी जो तैयारी होती है और सही सिस्टम की तैयारी होती है उसमें समय लगता है, लेकिन एक बार वो पूरी तैयारी होने के बाद में फिर आपको जो वापस मिलना शुरू होता है वो बहुत मिलता है। आप 8-10 महीने से अगर ईमानदारी से यहां तैयारी कर रहे थे, टेस्ट पेपर को लगातार जैसे वो मैंने आपको बताया भी था, जो टेस्ट पेपर है एसएसटी टेट सीरीज आरबीएससी वाला, वो एक प्रकार के नोट्स के रूप में भी है। यानी वो जैसे क्वेश्चन इस तरह से है कि वो एक प्रकार से इन सबका सार है वो। तो उनको बार बार डेली पढ़ना है कि आपके वो हर चीज टिप्स पे हो जाए। और फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पटवार हो, एग्जाम के अकॉर्डिंग एक गाइड पढ़ लो ताकि कुछ फैक्ट जो एग्जाम के अकॉर्डिंग होते हैं, जो इनमें कवर नहीं होते, वो आपका उसमें आ जाएगा। बेस आपका इन्हीं किताबों से बनेगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से आपको दूसरी जगह मिलेंगे भी नहीं, वो इनके अंदर आपको किताबों में मिल जाएंगे। तो आज हम आगे पढ़ते हैं और अभी आपके लिए मैं बहुत कुछ यूट्यूब पे लेके आने वाला हूं। नेक्स्ट वीक जो है उसमें बताऊंगा। ये किताबें पूरी हो जाए, इसमें अब 2 चैप्टर बचे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके बाद में वो चीज बताएंगे आपको, पहले नहीं बताएंगे। तो आर्थिक समानता की स्थापना, तो क्या पढ़ रहे थे हम इसमें कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है। तो उसमें तीसरा है आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी और अमीरी के बीच चौड़ी खाई ना हो। यह तब ही संभव है जब देश के बड़ी मात्रा में मध्य वर्ग मौजूद हो। इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। तो ये एक आर्थिक समानता की स्थापना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जैसे अमीर और गरीब हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो ये बीच की जो खाई है इस खाई को समाप्त किया जाए। तो इसका एक बहुत बड़ा तरीका यह है कि रोजगार जो है उसके ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाए जाए। सामाजिक न्याय की स्थापना, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाएं और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो आपस में जो है कोई भेद नहीं होना चाहिए, ये धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, यानी किसी व्यक्ति के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं हो
कि उसका धर्म अलग है, उसकी जाति अलग है, या उसकी भाषा अलग है, या उसका रंग अलग है, या नस्ल, या लिंग, या जन्म, कहां जन्म हुआ है तुम्हारा, उसके आधार पे। इसके बाद में आता है शिक्षित व जागरूक बनाना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित और जागरूक होना आवश्यक है। और इसके साथ में एक चीज आपको और बता दूं कि अब तक जितने भी मैंने आरबीएससी के वीडियो बनाए हैं, उनको मैराथन वीडियो के रूप में मैं आपको हर क्लास के जो हैं वो उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप आराम से जो है उनको देख पाएं। तो स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र नीति, ये लोकतंत्र विरोधी नीतियों को और कार्यों का विरोध करने में भी समर्थ होती है। तो जनता को शिक्षित और जागरूक होना भी आवश्यक है। जनमत से जो है वो बिल्कुल स्वस्थ जनमत होना चाहिए, यानी बिना मन में दुर्भावना के। अब जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं कि कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है और अगर वो राजनीति में है, तो उसके जो विरोधी दल के जो लोग होते हैं, समर्थक, वो वहां भी उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ही करेंगे। या जो विरोधी दल वाला है, या जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सत्ता पक्ष में है लेकिन वो सही कार्य नहीं कर रहा, तो भी लोग जो हैं, जो उसके उस व्यक्ति के समर्थक हैं, वहां भी वो उस व्यक्ति के पक्ष में ही लिखेंगे, भले वो व्यक्ति कोई भी कार्य करे। ये चीज जो है ये गलत है। जो व्यक्ति, क्योंकि ये लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसमें आंख बंद करके किसी के पीछे कभी नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है तो उसकी चीज को हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए, और किसी की नीति अगर सही नहीं है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन ये स्वस्थ जनमत जो है ये देखने को मिलता ही नहीं है ये, क्योंकि सबसे पहली चीज तो है वो शिक्षा है। जनमत का निर्माण। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों और कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है। देखिए, मीडिया जो है उसको लोकतंत्र का फोर्थ यानी चतुर्थ माध्यम कहा गया है। लेकिन आजकल जो मीडिया की भूमिका आप देख रहे हैं कि जैसी पहले भूमिका होती थी वैसी मीडिया की भूमिका नहीं है। तो हमेशा 24 घंटे उनके पास बस एक मुद्दा मिलना चाहिए, कोई टॉपिक, और वो 24 घंटे उसी पे वो बनाने में लगे रहते हैं कि बस ये है, ये। जबकि सरकार की नीतियां क्या कर रही है, सरकार की आलोचना, देखिए आलोचना होना बहुत जरूरी है। आलोचना का मतलब किसी की बुराई करना नहीं है। आलोचना और बुराई में बहुत अंतर होता है। एक व्यक्ति नकारात्मक तरीके से आपके लिए सदैव केवल और केवल वो नेगेटिव ही उसको बोलना है, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके लिए गलत ही बोलेगा, वो तो है बुराई। एक यह है कि आपका जो कार्य है उसके मूल्यांकन के आधार पर कि उसमें ये कमियां रही और इन कमियों को और इन दूर करके और सुधार किया जा सकता है। और एक विद्यार्थी को या शिक्षक को अपना आलोचक स्वयं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए विद्यार्थी हैं, आप मान क्या लीजिए आप हैं ही विद्यार्थी हैं, तभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब एक तो आपका वो है जो आपको सही बात बताए, या जैसा मेरा काम भी ये है कि बहुत बार मैं जो वीडियो बनाता रहता हूं उसमें आपको कई बार मैं बताता रहता हूं स्टूडेंट ये गलती करता है, ये गलती करता है, ये गलती करता है, यहां ये कमी रहती है। वो सकारात्मक सुधार के लिए प्रयास करना है। और एक व्यक्ति जो है वो हमेशा आपको नेगेटिव यही बोलेगा, तेरा तो हो ही नहीं सकता, तेरा तो संभव ही नहीं है, तेरा तो सिलेक्शन इस जन्म में तो संभव ही नहीं है, 7 जन्म लेगा तो भी संभव नहीं है, और 24 घंटे उसके यही काम है। तो इन दोनों में फर्क होता है। एक दोहा था कबीरदास जी का, निंदक नीरे राखी, सच
अब आज के टाइम में वैसे ये ढूंढना भी मुश्किल होता है कि सच्चे अर्थों में निंदक कौन है, क्योंकि जो ज्यादातर आपको निंदक ही मिलेंगे। इस स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्ण कार्य करता है। तो मीडिया का स्वतंत्र होना जरूरी है। नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। जब किसी समाज में नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहां लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोक हित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है, और जब जनता का नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ होता है तो लोकतंत्र भी सफल होता है। देखिए, आपको एक चीज जो है, भारतीय जनता जो है, हालांकि इतना बड़ा देश है, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन भारतीय जनता को अपने देश से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप कहीं भी सामान जो है, कोई भी कचरा, उसको कहीं सड़क पे मत फेंको। कितने लोग हैं जो उस नियम का पालन करते होंगे? नई ट्रेन आती है शानदार, कि साहब आपको कम पैसे के अंदर एक बहुत अच्छी ट्रेन ला करके दे रहे हैं। अब जैसे वो एक ट्रेन आई थी तेजस, जिसमें आपको जो हवाई जहाज में फैसिलिटी मिलती है, उस टाइप से फैसिलिटी जो है वो उस ट्रेन में थी। अब लोगों ने वहां क्या किया, जो वास्तव में जो करना जो है उनका मूल रूप से व्यवहार, ट्रेन की सीट फाड़ दी। जो लड़कियां वहां जो वो नौकरी के लिए वहां होती हैं, उनके साथ फोटो खींच रहे हैं, अलग से उनकी फोटो खींच रहे हैं, उनके नंबर मांग रहे हैं। उस टाइम ये चीजें बहुत चली थी। काफी ये उस टाइम न्यूज़पेपर वगैरह में आया था कि भारतीय जनता आखिर चाहती क्या है, क्या वो इस लायक ही नहीं है कि उनको कोई ढंग की चीज मिले। ये चीजें बहुत ज्यादा है भारतीय जनता को। आप अपने आसपास देख लीजिए कितने लोग हैं जिनमें अपने देश के लिए कोई प्रेम है। फेसबुक या देशभक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, फेसबुक या देशभक्ति नहीं, वो तो सब फर्जी है। हकीकत के अंदर यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे, उसकी खुद की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस नहीं करे। ये सब अपने आप में एक देशभक्ति है अपने देश के लिए। ये जब भारतीय जनता की बात आती है तब एक अ, ये उस समय का शासन था जब राजपूत काल जा रहा था, और जो तुर्क थे, जो सुल्तान, उनका शासन प्रारंभ हो रहा था। तो उस समय की कोई एक घटना, जियाउद्दीन बर्नी था, कोई कौन सा एक इतिहासकार था, उसने देखा कि एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। उसने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि अब शासन किसका हो गया है? उसने बोला, मुझे क्या मतलब है किसी का भी शासन हो, पहले था उसको भी मुझे टैक्स देना होता था, अब जो भी होगा उसको टैक्स देना होगा, तो मुझे क्या करना है कोई भी हो। यह भारतीय जनता का रियल जो व्यक्तित्व है। देश के लिए कोई प्रेम जैसी चीज जो है वो नहीं है लोगों में, यहां ये सच्ची बात है, नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण। अब जैसे जापान है, चाइना है, आप चीन की चाहे कितनी भी बुराई करें, चीन के लोगों में अपने देश के लिए बहुत जबरदस्त राष्ट्रभक्ति है। जापान के लोग अपने देश के लिए बहुत समर्पित हैं, बहुत मेहनती होते हैं। हमारे यहां अगर किसी चीज का विरोध करना हो तो हड़ताल करते हैं, चीजों को आग लगाते हैं और काम रोको। जापान के अंदर होता है काम इतना ज्यादा करो कि अगले के समझ में नहीं आए कि इस सामान का करना क्या है। यह है अंतर। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्ण भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है लोकतंत्र की ये मुख्य विशेषता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। केंद्र का अपना अलग सिस्टम है, राज्य का अपना अलग सिस्टम है, यहां तक कि
देश की सबसे ऊंची जो पोस्ट है प्रधानमंत्री से लेकर के और सरपंच तक, सबके पास में कोई ना कोई एक सत्ता है, सबको यह अधिकार है कि वो कार्य कर सकते हैं। तो ये है लोकतांत्रिक, ये लोकतंत्र की विशेषता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, सत्ता कई व्यक्तियों के हाथों में बंट जाना, और वी हटा दो यानी किसी एक प्रमुख व्यक्ति के हाथ में, या कोई भी प्रमुख एक कोई संस्था हो उसके हाथ में सत्ता। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। नागरिक स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की और शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। मौलिक स्वतंत्रताओं का निष्कर्ष है कि नागरिकों को सरकार की उन सभी नीतियों और कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें वे लोकतंत्र और सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। यह स्पष्ट ही है कि नागरिक मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। तो नागरिकों की स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, ये लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं। तो उसमें तो लोकतंत्र की अगर सफलता चाहिए, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, तो उसमें यह है कि नागरिकों को स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। और आप भारतीय संविधान जब पढ़ते हैं तो उसमें मूल अधिकारों में यह स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं कि सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार हो, जो उनको लगे कि नहीं ये निर्णय सही नहीं है। लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर के विवाद और भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पत्ती कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में नहीं बदल ले, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। लोकतांत्रिक परंपराओं से आशय आचरण के उन नियमों और व्यवस्थाओं से है जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में नहीं होता, पर वह लोकतांत्रिक पत्ती व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है और जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। तो एक अच्छे लोकतंत्र की जो, अगर लोकतंत्र की सफलता चाहिए तो ये चीजें भी जरूरी है। और तो इसलिए है कि संविधान जो है वो लिखित में होना चाहिए। और प्लस आप देखिएगा कई कुछ प्राचीन परंपराएं ऐसी है, जब से भारत आजाद हुआ है वो चीजें चल रही है। जैसे कई समितियां ऐसी होती हैं कि उनका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का ही कोई ना कोई नेता होता है, या जो विपक्षी पार्टी का कोई नेता हो, अध्यक्ष हो। तो विपक्षी पार्टी का जो नेता है या उनमें से कोई व्यक्ति जो है वो हमेशा उस समिति का अध्यक्ष होता है। बल्कि सरकार के अंदर सत्ता किसी पार्टी की हो, लेकिन उस समिति का अध्यक्ष तो विपक्षी पार्टी का ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें संविधान में लिखी गई है, लेकिन शुरू से ये परंपराएं कुछ चल रही है, तो वो परंपराएं आज भी चल रही है कि ऐसा ही होता है। और कुछ अच्छी परंपराएं हैं तो वो तो चलती रहनी भी चाहिए। स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका कैसी हो, स्वतंत्र हो और शक्तिशाली हो, और ये चीज भारत में है। तो संविधानवाद से मतलब है कि सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं और सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने व अत्याचारी बनने से रोकती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है, और ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। तो ये स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका जरूरी है। आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है और शक्तिशाली भी है। अगर व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो फिर संविधान में हमारे एक शक्ति है जुडिशियरी को, और वो है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। उस कानून का जुडिशियल रिव्यू, यानी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर चाहे तो फिर उसको रोक सकती है कि नहीं ये कानून सही नहीं है और इसको हटाया जाए। ये संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। कई बार क्या होता है कि नियम होता कुछ और है
और उस नियम की आड़ में कुछ चीजें गलत तरीके से भी बना दी जाती है, तो फिर वहां न्यायपालिका ये ऑब्जेक्शन उठाती है कि संविधान की मूल भावना ये नहीं थी कि आप इस तरीके से करो। तो ये चीजें हैं, तो मूल भावना के विरुद्ध व्यवस्थापिका को कभी कानून नहीं बनाना चाहिए। योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है, और सफलता के लिए जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपितु कार्य में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवा भावी भी होना चाहिए। उसे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। तो देखिए, जो भी कर्मचारी हैं, इनका ही काम होता है उस नीतियों को लागू करना। एक होती है कार्यपालिका, विधायिका बनाती है, कार्यपालिका उस नियम को एग्जीक्यूट करती है, क्रियान्वित करती है। तो कार्यपालिका में कार्य सबसे ऊपर पीएम से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर के और लास्ट तक जो है वो इसमें सब कर्मचारी आते हैं। हर अपने स्तर पे कार्य करना है उसका। तो वहां जनता के प्रति सेवाभावी। अब जैसे कई बार ये वीडियो वायरल हो जाते हैं, जैसे बैंक के तो बहुत होते हैं। बैंक में मान लीजिए अब व्यक्ति है, उसको पता है कि मेरी नौकरी फिक्स है, कोई एसबीआई बैंक है, तो कुछ वीडियो ज्यादा ही वायरल होते हैं। हालांकि सबसे जो भारत में विश्वास वाला है वो है भी एसबीआई बैंक ही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं कुछ, वो अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार नहीं करते। गलत तरीके से बोलना, मर्जी है वैसे बार बार अगले को बोलना, नहीं इस बार काम नहीं होगा, अगली बार आना, अब फिर अगली बार आना। तो ये चीजें गलत है। अब अगर उस व्यक्ति की प्राइवेट नौकरी होती तो वो व्यक्ति इस तरीके से नहीं बात करता। क्यों? उसको पता है कि प्राइवेट के अंदर मुझे अच्छा सा बोलना है, नहीं तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। लेकिन सरकारी नौकरी में पता है कि मैं चाहे अब कैसे भी बोलूं, मैं तो बैठ गया यहां पे, अब मुझे कोई निकाल नहीं सकता। इसीलिए आप कभी भी देख लेना, कोई सा भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप चले जाना, कोई व्यवहार आपको अच्छा नहीं मिलेगा वहां। आप किसी में भी चले जाना जहां लोग बाग खूब जाते हो, आपका कोई ऐसा काम हो, वहां लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपसे किसी को कोई मतलब है ही नहीं, आप वहां क्यों चले गए। तो ये इस तरीके से आपको एहसास होगा। अगर, और ऐसा नहीं है कि हर जगह लोग खराब होते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि मोस्टली, ज्यादातर आपको इसी तरह का सिस्टम मिलेगा कि एक बार कैसे भी करके सरकारी नौकरी में आ जाएं, उसके बाद फिर हम तो जो हैं वो होंगे फिर। क्योंकि पता है कि सरकारी नौकरी में आना मुश्किल होता है, लेकिन निकालना उससे भी मुश्किल होता है। एक बार जो सरकारी नौकरी में आ जाता है, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं कि एक बार लग जाए तो 60 साल तक फिर तो बस मौज ही मौज है। इसीलिए आपने जैसे ये, आप अगर कोई मूवीज वगैरह देखी है तो आप कभी भी देख लेना, कोई भी नेता अगर किसी आईएएस को या आईपीएस को भी अगर धमकी देता है, तो वो ये धमकी देता है कि तेरा ट्रांसफर मैं नक्सली एरिया में करा दूंगा। मैं, वो ये नहीं कहता कि तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा। नौकरी से निकलवाना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर आरोपों के अंदर व्यक्ति निकलता है। नॉर्मल चीज में आदमी कभी नहीं। इसलिए वो क्या है कि बस अगर किसी को परेशान करना हो तो उसका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दूं, नियमों के आड़ में उसको परेशान करूं। तो ये चीजें हैं। फिर आता है स्वस्थ और सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों और राष्ट्र निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई और सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संचालन में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। समय समय दलों में आंतरिक चुनाव होना चाहिए। उन्हें अनुशासनहीन व दल बदलुओं को अपना सदस्य नहीं बनाना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो दल हैं वो एक प्रकार से दबाव समूह का काम करते हैं। दबाव समूह का मतलब है कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध या सरकार पर कई बार उन चीजों के लिए दबाव बनाना कि आप इस तरह का कानून बनाओ, इस तरह का एक्ट लेके आओ। तो हालांकि दल होने चाहिए,
लेकिन जब उनका उद्देश्य गलत हो कि हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो हम इसको आग लगा देंगे, उसको आग लगा देंगे, तो फिर वहां चीजें गलत है। उसका प्रयोग सही होना चाहिए। योग्य और निष्ठावान राजनेता, लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान और लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिकों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं, और कोई होगा भी तो लोग उसको वोट नहीं देते। लोग भी उसी को वोट देते हैं जो बहुत ज्यादा करप्ट हो, कि ये कितना ज्यादा करप्ट है, अरे ये तो इतना करप्ट है, ये इतने पैसे खाता है, इतने इतने पैसे वाला है, अच्छा चलो ठीक है इसी को दो। एक सही व्यक्ति है जो कह देगा मेरे पास तो भाई पैसे तो है नहीं किसी को देने के लिए, जिता दोगे तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं। तो कई बार लोग इसमें उल्टे फंस जाते हैं। कई बार एग्जाम्पल आते रहते हैं कि कोई व्यक्ति आईएएस था, आईपीएस है, बहुत ही ईमानदार रहे पूरे जीवन में, और वो फिर मैदान में उतरा चुनाव में कि भाई मैं चलो अच्छा कार्य करूं, लेकिन चूंकि उस कोई, या तो पहली बात तो कोई पार्टी नहीं मिली, भाई ईमानदार व्यक्ति को पार्टी भी वोट नहीं देती, पार्टी भी वोट उसको देती है कि कौन उनको ज्यादा पैसा दे सकता है। अब ईमानदार व्यक्ति होगा उसके पास कोई पैसा तो होगा नहीं, तो जब पैसा नहीं होगा तो फिर, और लोग फिर क्या है उसको देखें, अच्छा कौन है, आईएएस है क्या, अरे छोड़ो उसको, हम तो इस पार्टी को देंगे, हम इस पार्टी के समर्थक हैं। ऐसे ही राजनीति के ऐसे राजनीति के ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यदि राजनीति के भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले और तथा कुत्सित भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं, तो वे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। तो ये चीजें हैं, तो इस तरह के नेता जो होते हैं, और ये आप कभी भी देख लेना, जैसे ये अगर कहीं भी कोई दंगे वगैरह भी हो तो कहीं ना कहीं उसमें जो कई नेता होते हैं वो भड़काने का काम ही करते हैं, आपस में मिले होते हैं लेकिन दंगा भड़का के और नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए जो एक और कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो और समाज में श्रमिक वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार को बनाई जानी चाहिए, और सरकार बनाती भी है। तो नेक्स्ट आता है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों, राजनीतिक दलों में सहमति हो, तो सब मिलजुल के कार्य करें। तो ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है, और ये इतने शानदार चैप्टर हैं। आप खुद राजस्थान पुलिस का पेपर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में पेपर आपका लगभग इनमें से क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने ढंग से इनको पढ़ा है, मैं तो यही कह रहा हूं कि इनको बार बार पढ़ना है आपको। ऐसा है, ये किताबें वो नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और इनको छोड़ दिया। भाई आप कोई स्वामी विवेकानंद तो हो नहीं, ना ही मैं हूं कि एक बार पढ़ लिया और बस अब तो जीवन में दोबारा उस किताब को देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में याद हो गया। आपको वो चीजें बार बार पढ़नी पड़ेगी, रिवीजन पर रिवीजन। ये चीजें तो टिप्स पर, जैसे आपका नाम है रामलाल, आपसे नींद में उठा के पूछेगा ओ तेरा नाम क्या है रे, तो ऐसे थोड़ी करे, रुक एक मिनट सोच के बताता हूं, ऐसा तो नहीं है। आप बता दो मेरा नाम रामलाल है रे। तो इन किताबों का जो कंटेंट है ये आपके नाम की तरह होना चाहिए कि आपसे कोई पूछेगा चाहिए बता क्या है तो आपको वो, मतलब इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस से मैं तो देख के खुद मैं देख के हैरान था कि ये पेपर जब मैं देख रहा हूं, मतलब लाइन टू लाइन, कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है, लघु उद्योग का उदाहरण है, आपकी ज्योग्राफी में से कभी किसी टॉपिक में से, जो सामान्यतया आपको किसी गाइड में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो चीजें इन किताबों में है। तो 6 से 10 तक की इन 5 आरबीएससी की किताबों को आप मिला करके देख लेना, मैटर कितना हो जाता है इनमें। पांचों किताबें मिलाओगे तो
इतना बड़ा मैटर हो जाता है ये। इसको अच्छे से करने के बाद में फिर कुछ बचे कुछ इफेक्ट के लिए गाइड जो पढ़ना है वो भी मैं कहता हूं कि बाद में पढ़नी चाहिए, ताकि कुछ चीजें बची हो तो वो कवर हो जाए। ये एक सही तरीका होता है तैयारी का। और आपका जब रीट का पेपर होगा, आप खुद देख लेना, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपके इतने मार्क्स आए कैसे हैं। आप खुद अपने आप पे डाउट करोगे कि इतने नंबर मेरे कैसे आ गए। तो मेहनत के बाद में जो मेहनत करने में समय लंबा लगता है, इतना धैर्य इतना पेशेंस नहीं होता। और जो विद्यार्थी कंटिन्यू मेरे साथ में यहाँ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से वो धैर्य वाले हैं। क्योंकि मैं भी समझता हूं कि विद्यार्थी के अंदर इतना धैर्य होता ही नहीं है। जैसे वो कहीं अगर कोचिंग भी करता है, 2-3 महीने के अंदर वो सिलेबस पूरा करना चाहता है। वो 2-3 महीने में सारा सिलेबस हो जाए, पूरे टोटल सब्जेक्ट। तो सिलेबस तो होता है, लेकिन उतने सिलेबस से वो तैयारी संभव नहीं हो सकती। ये किताबें पढ़कर आप कोचिंग करो फिर, तो आपको लाभ भी हो उसका। लेकिन कम से कम ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। अब पहली बार कोई कोचिंग करने जा रहा है मान लो, उसको यही नहीं पता स्टूडेंट को ये अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, लघु उद्योग क्या है, वृहत्तर भारत क्या है। ये इतनी बेसिक बेसिक चीजें जो है, भारत के प्रमुख जो हैं ये कौन से भाग हैं, दक्कन का पठार कौन सा है, हिमालय पर्वत कहाँ है, किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब कब कहां बना। एक बेस अगर आपका क्लियर हो, तो फिर आपको एक कोचिंग का भी बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ईमानदारी से मेहनत करना। रीट के अंदर जो एसएसटी वाला है, इसमें से 60 में से आप 60 भी सही कर दोगे। मतलब इतना मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि कम से कम 56-57 क्वेश्चन आप इनमें सही कर दोगे। तो इसलिए ईमानदारी से मेहनत करें आप। और रीट का जो पेपर है, तो एग्जाम का भी एक इस तरह ऐसे तो है नहीं कि यूपीएससी लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। वो तो मैं आपको कई बार देता हूं इस तरीके से, ताकि आपकी सोच वहां तक बन जाए और आप हर क्वेश्चन को इधर उधर अच्छे से सोच सको, ताकि वो एग्जाम में आपसे कभी गलत नहीं करवा ले। जैसे आपसे मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि लू क्या है, ए ऑप्शन में उसने दे दिया, अब आपने सैकड़ों बार पढ़ा होगा लू क्या है। ए ऑप्शन ने दे दिया मरुस्थल में चलने वाली हवा, फिर बी में कुछ और दे दिया, सी में कुछ और डी ऑप्शन ने दे दिया शुष्क और गर्म पवन, या शुष्क व गर्म चलने वाली हवाएं, शुष्क व गर्म हवाएं, ये ऑप्शन बना के दे दिया। अब विद्यार्थी को सीधा मरुस्थल नाम लू नाम आया, और इधर ये मरुस्थल दिखा और क्या बोलो जय राम जी की, ए सही हो गया। वो गलत हो गया। वो है सही डेफिनेशन लू की में क्या आएगा, मरुस्थल में चलने वाली हवा। और बाकी 3 बिल्कुल अलग होते तो फिर ये होता। लेकिन जब उसने ऑप्शन दे दिया शुष्क और गर्म हवा, फिर तो मरुस्थल वाला नहीं और फिर ये होगा। तो ये समझ बनेगी कहां से। अब ये विद्यार्थी की खुद की एक समझ पर आधारित क्वेश्चन है। ये समझ बनेगी जब आप इतने आराम से एक एक चीज को पढ़ते हो। पढ़ने के लिए पेशेंस सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत। और जिसमें पेशेंस नहीं होता, उस विद्यार्थी को तैयारी के लिए आना ही नहीं चाहिए। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि जिस दिन आपका एग्जाम हो, आप 100% उसमें क्वालिफाई। और यहां से इस बार इतने विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे कि आप खुद बाद में देखिएगा जब रिजल्ट आएगा कि कितने विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।